नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर पर। तो हमारी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की क्लासेस चल रही थी। आपके 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम बात करेंगे सोइल प्लांट वाटर रिलेशन की कि मृदा पौधा जल संबंध क्या है, और टाइप ऑफ सॉइल वाटर यानी कि हाइग्रोस्कोपिक, ग्रेविटेशनल और कैपिलरी वाटर क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यानी कि स्थायी मुरझान बिंदु पीडब्ल्यूपी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल वाटर एंड प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। यानी कि सॉइल यानी मृदा, पौधा और जल के बीच ऐसा संबंध जो कि एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, मूवमेंट और उसके यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग को दिखाता है या फिर दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि मिट्टी, जल तथा पौधे के बीच जल के अवशोषण, संचरण एवं उपयोग के संबंध को मिट्टी पौधा जल संबंध कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। ये क्या करता है, अगर मिट्टी यानी कि सॉइल प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो ये काहे में हेल्प्स करेगा, हेल्प्स इन इरिगेशन शेड्यूल यानी कि सिंचाई का सही समय निर्धारण करने में सहायता करता है। जिस हिसाब से मिट्टी में पानी की कमी होती है उस हिसाब से ही हम इरिगेशन शेड्यूलिंग करते हैं। अगले लेक्चर में भी हम यही जानेंगे कि इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है। इम्प्रूव्स वाटर यूज़ एफिशिएंसी यानी कि जल उपयोग दक्षता बढ़ती है, यानी कि जो क्रॉप है, जो आपका प्लांट है, वो उस वाटर की उस अमाउंट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी कि इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। एनहेंस क्रॉप ग्रोथ यानी कि पौधे की वृद्धि बेहतर होती है। प्रिवेंट्स वाटर स्ट्रेस यानी जल तनाव, यानी जो वाटर स्ट्रेस होता है वो कम होता है। अब आगे चलते हैं। तो सोइल वाटर को क्लासीफाई करा गया है 3 आपके वाटर इन सॉइल टाइप्स में, जिसमें कि आपका सबसे पहला जो है वो है हाइग्रोस्कोपिक जल, जिसका जो सरफेस टेंशन होता है यानी कि पृष्ठीय तनाव होता है, या आप सतह तनाव बोल सकते हैं, वो कितना होता है 31 टू आपका ये हो जाता है 10,000 ATM, यानी कि ATM क्या यहाँ पर शो कर रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसको हम बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट है वो बार भी है। ठीक है, ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ऐसा जल है जो कि सॉइल पार्टिकल पर चिपका रहता है, और ये यहाँ से सॉइल पार्टिकल से हट नहीं पाता, जिससे क्या है ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता, यानी कि इसको प्लांट यूज़ नहीं कर पाते। तो इसमें याद करने वाली बात ये है, ये एक ऐसा हाइग्रोस्कोपिक, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि हाइग्रोस्कोपिक जल क्या है, तो ये एक ऐसा वाटर है सोइल जो कि सोइल के पार्टिकल पर टाइटली अटैच्ड होता है, जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, और इसका सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है 31 टू 10,000 ATM। अब बात करते हैं कैपिलरी जल की। तो कैपिलरी जल का जो सरफेस टेंशन होता है वो 1/3 टू 31 ATM तक होता है, और ये क्या है, ये पौधों के लिए अवेलेबल वाटर होता है, यानी कि प्लांट इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम कैपिलरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि केशिका गति के जरिए ये क्या है, प्लांट में एब्जॉर्ब किया जाता है और प्लांट की जड़ों तक पहुंच पाता है। तो इसमें याद करने वाली बात ये है कि ये प्लांट के लिए उपलब्ध रहता है, और उसकी सरफेस टेंशन 1/3 टू 31 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका वाटर है वो कौन सा है, वो है ग्रेविटेशनल वाटर यानी कि गुरुत्वाकर्षण जल। इसका जो सरफेस टेंशन होता है ये बहुत ही कम होता है, इसका सरफेस टेंशन 0.3 ATM होता है, यानी कि लगभग आपका 0 ATM ही होता है।
इसको हम कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में आप 0 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 0.3 या 0.1 ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। और ये वाटर क्या है, ये वाटर सीधा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए आपका नीचे चले जाता है और अंडरग्राउंड वाटर की जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उनको फुलफ़िल करता है। ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता क्योंकि ये वाटर में रुक नहीं वो क्योंकि इसको सॉइल पार्टिकल रोक नहीं पाते, ये सीधा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो इसलिए ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। तो इसका जो याद करने के लिए इसमें जो आपकी लाइंस है वो है कि इसका सरफेस टेंशन सबसे कम होता है और ये वाटर जो है पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। चलिए अब आगे देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस, जो कि मैंने वैसे तो आपको बता दिया है लेकिन यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल वाटर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नीचे की ओर जाने वाला जल क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। और ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता, अवेलेबिलिटी इसकी नहीं रहती प्लांट्स के लिए, यानी कि ये प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं किया, प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर सकते। कैपिलरी वाटर क्या होता है, वाटर हेल्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल बाय कैपिलरी फोर्स, मिट्टी के कणों के बीच किसी के बल द्वारा धारण किया जाने वाला ये जल है, यानी कि मिट्टी के कणों के बीच ये पाया जाता है और पौधे इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पौधे की जो जड़ें हैं वे उसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसकी अवेलेबिलिटी पौधों के लिए होती है, यानी कि पौधों के लिए उपलब्ध रहता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वाटर टाइटली अटैच टू सॉइल पार्टिकल, यानी कि मिट्टी के कणों से अत्यधिक मजबूती से चिपका हुआ ये जल होता है। इसकी हाई सरफेस टेंशन जो सरफेस टेंशन इसका हाई होता है, जो कि आपका 31 to 10,000 तक देखा जाता है, हाई सरफेस टेंशन इसका होता है। और इसकी अवेलेबिलिटी पौधों के लिए नहीं होती, यानी कि पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। कैपिलरी वाटर तो शायद हमने कर लिया है ऊपर, हाँ कैपिलरी वाटर हमने कर लिया है, ये शायद दोबारा से इसमें प्रिंट हो गया है, लेकिन इसको भी चलो एक बार देख लेते हैं फिर से, इम्पोर्टेंट है वैसे आपके लिए ये। तो कैपिलरी वाटर यानी कैपिलरी मूवमेंट इज़ द अपवर्ड एंड साइडवेज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल पोर्स ड्यू टू कैपिलरी फोर्स, यानी कि केशी के बल के कारण छोटे छिद्रों से, यानी कि जो आपके स्मॉल पोर्स या आप कह सकते हैं मैक्रोपोर्स, ये देखिए एक एग्रीगेट है और यहाँ पर एक एग्रीगेट है, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बीच से, इन्हीं छोटे छिद्रों के बीच से जल का ऊपर, यानी कि ऊपर और पार्श्व दिशा यानी कि साइड हॉरिजॉन्टल दिशा में संचरण केशी की गति कहलाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट ही वाटर का क्या कहलाता है, कैपिलरी वाटर कहलाता है, या फिर केशी की गति यानी कैपिलरी मूवमेंट कहलाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो सप्लाई वाटर टू रूट्स यानी जड़ों को पानी की आपूर्ति ये करता है। रेड्यूस ड्रोथ स्ट्रेस यानी कि सूखे के तनाव को कम करता है। मेंटेन सॉइल मॉइस्चर यानी कि मिट्टी में नमी बनाए रखता है। और ये जो वाटर होता है ये प्लांट को अवेलेबल होता है। चलिए अब इसी से जुड़ा एक आपका ये टॉपिक है फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र धारिता। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको अच्छे से अब समझिएगा, इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेनिंग इन सॉइल आफ्टर एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर हैज़ ड्रेन्ड अवे, यानी कि गुरुत्वीय जल के निकल जाने के बाद मिट्टी में बचा हुआ जल फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। यानी कि जो भी आपका जो मैंने ग्रेविटेशनल आपको वाटर बताया उसके नीचे चले जाने के बाद जो भी मिट्टी में यानी सॉइल पार्टिकल में जो भी आपका वाटर बचा हुआ होता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र धारिता कहते हैं। उसी वाटर को हम क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी उस सॉइल की कहेंगे। तो इसको आप अच्छे से अब समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है क्रॉप ग्रोथ के लिए, यानी कि फसल की वृद्धि के लिए ये एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। क्या, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये क्या है, आइडियल कंडीशन है क्रॉप ग्रोथ के लिए, यानी फसल वृद्धि के लिए एक आदर्श या फिर उच्चतम स्थिति है, उत्तम स्थिति है, उच्चतम बोल दिया मैंने, उत्तम स्थिति है। अब इसी से जुड़ा फिर एक और आपके सामने ये आ जाता है टॉपिक, ये क्या है,
ये है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यानी कि PWP, जिसे हम स्थायी मुरझान बिंदु के नाम से जानते हैं। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द सोइल मॉइस्चर लेवल एट विच प्लांट परमानेंटली विल्ट एंड कैन नॉट रिकवर, यानी कि मिट्टी में जल इतना कम हो जाता है कि पौधा स्थायी रूप से मुरझा जाता है और वह पुनः ठीक नहीं हो सकता, यानी कि उसको क्या है, वो परमानेंट आपका विल्ट यानी कि परमानेंट वो आपका मर जाता है, डेड हो जाता है। उसको दोबारा किसी भी किसी भी कंडीशन में उसको हम दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते, वो परमानेंट विल्ट हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये चाहे वाटर की कमी से हो या फिर न्यूट्रिएंट की कमी से हो, ये डिपेंड करता है प्लांट पर। लेकिन अगर PWP तक आपका प्लांट पहुंच जाता है तो उसको दोबारा से रिवाइव नहीं करा जा सकता। ठीक है। अब इसी से जुड़ा आपका एक ये फॉर्मूला बनता है अवेलेबल वाटर, यानी कि जो आपको वाटर उपलब्ध है, उपलब्ध जल का ये आपका फॉर्मूला है। तो फील्ड कैपेसिटी को हम किससे माइनस करेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से। तो आपका जो अवेलेबल वाटर है उसको वो आपका आ जाएगा। ठीक है। अ फैक्टर अफेक्टिंग सोइल वाटर, यानी कि सोइल वाटर को इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला सोइल टेक्सचर है। अगर सोइल टेक्सचर है, अगर आपको पता है सोइल टेक्सचर में आपका सिल्ट, क्ले, ये सब आता है। अगर आपका रेत की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी जो फील्ड कैपेसिटी है वो कम होगी, क्योंकि उसमें जो आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो उसको वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि मिट्टी की बनावट, इस पर भी सॉइल वाटर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल में, उतनी ज़्यादा क्या है उसकी सॉइल की जो अवेलेबिलिटी है उसमें बढ़ेगी, पोरोसिटी उसमें ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। रूट डेप्थ यानी जड़ की गहराई, और क्लाइमेट यानी जलवायु, ये सभी क्या है, आपके सॉइल वाटर को इफ़ेक्ट करने वाले आपके ये कारक हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में। तो देखिए, प्रॉप इरिगेशन प्लान यानी कि उचित सिंचाई जल प्रबंधन, बेटर न्यूट्रिएंट अपटेक यानी कि पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण, और हेल्थी रूट ग्रोथ यानी कि स्वास्थ्य जड़ विकास, जड़ों का अच्छा विकास हो, हाई क्रॉप यील्ड यानी कि अधिक उत्पादन। अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ की पॉइंट्स आपके बनते हैं जो कि मेन है, वो है फील्ड कैपेसिटी। ये क्या है, यह बेस्ट मॉइस्चर कंडीशन किसके लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्रॉप ग्रोथ के लिए। कैपिलरी वाटर क्या है, ऐसा ऐसा पानी जो क्या है पौधों के लिए उपलब्ध रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर ऐसा पानी है, या ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप कि ऐसा जल है जो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अवेलेबल वाटर क्या कहलाता है, फील्ड कैपेसिटी। इसको हम माइनस करेंगे किससे, PWP से, यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका अवेलेबल वाटर। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।